Okay, great. Hello everyone. So it's a pleasure to see all of you here. In fact, बहुत टाइम बाद में ना इतने सारे लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे पेपर 908 की आंसर की। इफ यू हैव रिटन इट, बहुत अच्छा। अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम गोइंग टू डिस्कस कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास में जिनको देख के लगेगा ये आ कहां से गया, ओहो शुरू कैसे करूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इज प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। छोड़ना नहीं है। क्या नहीं छोड़ना? 5 नंबर का और 10 नंबर के सवाल। अभी भी मैंने किसी कॉपी में देखा, उसने आरटीआई वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज मत छोड़िए। क्यों? ये आंसर मैं लिखती हूँ। Any specific question that you want to ask me can ask right now. Otherwise, I'll start discussion question by question कि किसमें क्या डिमांड थी और कैसे लिखना था। Anything? पेपर पूरा नहीं हो रहा है या स्ट्रैटेजी क्या अपनाऊं, पूरे हफ्ते भर में रिवाइज नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, टाइप क्वेश्चन, वो तो आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, हो जाएगा। पहली बात ये जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब भी आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, प्लीज यहाँ लिख दें कि आपने 10 बजे शुरू किया है या आपने 10:15 पे शुरू किया है। जब भी आप शुरू करते हैं प्लीज लिख दीजिए, ताकि यू कैन कीप एन आई ऑन योर वॉच कि कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है। मेक अ स्ट्रेटजी टू कंप्लीट इट फॉर 2 घंटे 55 मिनट में पूरा करना है आपको पेपर। इसलिए बिकॉज 5 मिनट आपको लग जाएंगे आपका फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। जैसे कभी एग्जामिनर इन्विजिलेटर आएगा, कहेगा रोल नंबर लिखो, साइन करो, फोटो दो, आई कार्ड दिखाओ, शक्ल मिलवाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर से इंस्पेक्शन आ जाए, उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। तो 5 मिनट्स का आप टाइम स्पेयर करके रखिए, उसके अलावा 255 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन छोड़ना क्यों नहीं है। जैसे आप मेरे मार्क्स देखोगे तो वो 449 थे, रैंक 2 के मार्क्स है शायद उनके 447 या 446 ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो शुरुआत में जो गैप है उसमें तो आपको लगेगा कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का गैप है। पर जैसे ही रैंक 50 आ जाती है, रैंक 50 से रैंक 100 के बीच में मार्क्स का डिफरेंस हार्डली 15 या 16 नंबर पे 100 लोग आ जाते हैं। और जैसे ही और डाउन होगा आपको दिखेगा 1 नंबर पे 50-50 लोग हैं। तो आपने किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया है तो आप 50 लोगों से पीछे हो गए हो। उसका कारण क्या है? 5 नंबर का एक सवाल जैसे पूछा गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में, क्या संशोधन किए गए, ये पूछा था, क्या संशोधन। मान लो आपको संशोधन याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005। उसके मुख्य प्रोविजन तो याद है आपको। तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इफ यू डोंट नो व्हाट वर द अमेंडमेंट्स इनटू दैट ओरिजिनल एक्ट, प्लीज ओरिजिनल एक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके मेजर प्रोविजंस लिख दीजिए। 5 नंबर का सवाल था और अगर आपने उसको अनआंसर्ड छोड़ा है तो आपको 0.5 मिलेगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया है आरटीआई एक्ट 2005 में ये प्रावधान थे, तो आपको 1 नंबर मिलने की पूरी गुंजाइश है और उस 1 नंबर से आप 50 लोगों से आगे निकल जाओगे। तो यदि आपको किसी के बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी, और कुछ पता होगा क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट आएगा, सिलेबस पढ़ चुके हो, तो आपको लिख करके आइए। ठीक है? तो अगली बार यदि मैं किसी की कॉपी में देखती हूँ कि 5 नंबर का सवाल आपने अनआंसर्ड लिखा है, तो हो सकता है आपको मैं कह दूं कि इसका आंसर 5 बार लिख के सबमिट कराओ मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे, क्योंकि पेनल्टी है आपको। हम नहीं चाहते कि किसी भी हाल में आप ऐसा कोई सिन करो। इट्स अ पाप। 10 नंबर का और 5 नंबर का सवाल नहीं छोड़ना है। पहला था ड्यूटीफुल एथिक्स। ड्यूटीफुल एथिक्स का एक प्रिंसिपल है जो कहता है काम करो, काम करो, जग में रहकर नाम करो।
काम करोगे ये कहा गया है करने के लिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ठीक है, इसको डिओन्टोलॉजी में बोलते हैं। इसके मेजर जो प्रोपाउंडर हैं वो है कांत और गीता, इसी को यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। आवाज, अरुण सर आवाज इको हो रही है, ग्रेट, तब तक नेक्स्ट देखते हैं। सार्वभौमिकता का नियम यानी यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी ये कहती है कि ना यदि आप किसी आचरण को अपनाते हैं और ये इसलिए करते हैं कि ये जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो ये सार्वभौमिकता का नियम है। बहुत ही आसान था, शब्द से निकाल सकते हो। अगला है कांत के हिसाब से पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता का आप कब आचरण कर सकते हो उसके लिए कुछ 3 पूर्व मान्यताएं हैं। ये 2016 में भी पूछा गया था और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए 3 है और तीनों के नाम टिक पे होने चाहिए। नेक्स्ट अब क्या निष्काम कर्मयोग गीता का निष्क्रियता की ओर संकेत करता है। अब मान लो आपने निष्काम कर्मयोग आपको याद ही नहीं आ रहा है, या इनफैक्ट गीता हम पढ़ते तो ये तो गीता का बेसिक प्रिंसिपल है, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता तो हम कहती है, हमको कहती है काम करो जग में रह के नाम करो, तो हमें ये कहना है कि नहीं। सवाल क्या था, क्या? तो जैसे हम पूछते हैं क्या तुमको भूख लगी है, तो उत्तर क्या आता है, हाँ या नहीं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होंगे उनका आंसर यस या नो होगा, एंड यू नीड टू बी फर्म अबाउट इट। तो स्टार्ट विद नहीं एंड देन से निष्काम कर्मयोग जो है वो कहता है कि कर्म फल से मुक्त होकर के काम करो, यानी फल की इच्छा या अनिच्छा की बात ही नहीं है, आप काम कर लो रिजल्ट जरूर आएगा। तो दैट इज निष्काम कर्मा। सो द सेम हैज बीन रिटन हियर इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज संकल्प के स्वतंत्रता को बताइए, यानी फ्रीडम ऑफ विल। आप काम अपनी मर्जी से कब कर पाते हो? जब आपके पास में चॉइस होती है और चॉइस के अकॉर्डिंग आप में काम करने की एबिलिटी भी होती है। जैसे मैं कहूं मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं, ठीक है, अब एलिजिबिलिटी तो है भाई, भारत का कोई भी नागरिक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एम आई एबल टू? एलिजिबिलिटी और एबिलिटी में डिफरेंस है। डू आई हैव अ चॉइस? तो ये आप याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ विल जो है वो कांत का प्रिंसिपल है, और वो ये कहते हैं कि यदि आपको कार्य करने के लिए फ्रीडम हो और अकॉर्डिंग टू वंस विल पावर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्पटेशन, तो इट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ विल। इसको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। और यदि हम इसका देखें ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये प्रभु यीशु की संकल्पना थी। वो कहते थे कि ना एवरीबडी शुड हैव द पावर टू सेलेक्ट वेदर ही वांट्स टू डू और नॉट, काम करना है कि नहीं करना है उसका एबिलिटी होनी चाहिए। फिर नॉलन समिति, जब आप एथिक्स पढ़ते हो तो उसमें आते हैं मूल्य, फिर आता है प्रशासन में नैतिकता। तो जब प्रशासन में नैतिकता होती है तो आपने वो बनाया होगा, शायद नोट्स बनाए होंगे। प्रशासन में नैतिकता के संदर्भ में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं फर्स्ट ARC, फिर हम पढ़ते हैं सेकंड ARC, फिर हम पढ़ते हैं नोलन समिति। नोलन समिति भारत में नहीं, ब्रिटिश संसद के द्वारा 1994 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक जीवन के नैतिक मानदंडों को स्थापित करना, और उसकी 7 सिफारिशें थी। अब इंग्लिश वाले बच्चे को कैसे याद करते थे? जैसे मैंने याद किया सिया होलो के नाम रट लिया। हिंदी वाले याद कर सकते हैं, पहला शब्द जो उठा लो उससे कोई एक्रोनिम बना लो। टू मी इट वाज लाइक सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लॉयल्टी एंड ओपननेस। ठीक है, तो आप प्लीज हिंदी वाले इसका रट्टा मारने के लिए पहले शब्दों से कोई भी एक एक्रोनिम बना लीजिए, उसका रट्टा मार लीजिए। सिमिलरली सेकंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं आप पढ़ोगे कि ना, इसके अंदर उन्होंने कहा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दो, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ। आपको यदि याद ना हो तो भी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सेकंड ARC की जगह होते तो क्या रिकमेंड करते, वो सब कुछ लिख के आ जाइए। कुछ भी नया रिकमेंडेशन नहीं है। आपको दूसरों से अलग क्या बनाएगा? वो बनाएगा सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल
इस नाम से एक मॉडल दिया था उन्होंने, ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो कि ना जो भी बिडिंग हो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, कार्य संपादक का ऑर्डर देने वाला और कार्य संपादित करने वाला एक दूसरे से ना मिले, ई गवर्नेंस के थ्रू सारा कार्यक्रम हो, तो आप एक साधारण आंसर लिख रहे हो, आपको 2.5 से 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप इसको लिखते हो तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे कहने से लिख लीजिए अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं कि आपको सेवोत्तम मॉडल को भी पढ़ के आना है। ऐसा हो सकता है कि इस पे 5 नंबर का सवाल आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्य क्या होते हैं, प्रशासन में आवश्यक मूल्य कौन से हैं। वैल्यूज क्या है, इंडिविजुअल का बिलीफ है। इट इज नॉट अबाउट कि वो आपको राइट और रॉन्ग में चॉइस देगा। जैसे सती प्रथा जिस टाइम थी तो सिर्फ राजा राम मोहन राय को क्यों गलत लगती थी, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल बिलीफ था, वो उनका वैल्यू था। वेरेज समाज में इट वाज एथिकल, चलता था खूब। विधवा विवाह समाज कहता था गलत है, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर की जो वैल्यू सिस्टम था वो कहता था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वैल्यूज क्या है, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आदमी स्टिक करना चाहता है और डगमगाता नहीं है। तो ये उसकी वो है डेफिनेशन। और क्या क्या लिखना है, जैसे मैं ईमानदार रहूंगा, ये मेरी चॉइस है। मैं टेम्परेंस, यानी टेम्परेंस का मतलब विवेकशीलता, ठीक है, तो विवेक का प्रयोग करूंगा, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, सोच समझ के जवाब दूंगा। आई रेफर टू ऑथेंटिक कंटेंट। तो ये भी आपका इंडिविजुअल वैल्यूज है। तो आप वैल्यूज के एग्जांपल याद रखिए। इट इज अदर देन एथिक्स when your value is accepted by the whole society and you practice it, then it becomes ethical value. नेक्स्ट मतलब 2 नंबर में बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं कुछ डिस्कस करने का, बट स्टिल देखते हैं। ये स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब दिमाग, स्थित मतलब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भी शब्दों को तोड़ के देखिए। स्थित मतलब स्टेबल, प्रज्ञा मतलब दिमाग। तो आपका स्टेबल माइंड कब होगा, एक्सीडेंट हो जाए सब लोग हाहाकार मचाते हैं, किसी को देख करके रोने लग जाते हैं, किसी और का एक्सीडेंट हुआ पास से गुजरने वाला भी ओहो, नहीं, वो स्थित प्रज्ञा नहीं है। स्थित प्रज्ञा क्या है, जो सोचे कि इस देश काल परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं और विचलित नहीं हो, वो स्थित प्रज्ञा है। तो जो सुख में दुख में समान है, जिसको संपत्ति विपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन वैसा नहीं कि मतलब एक्सट्रीम लेवल्स। तो जब मानसिक भाव जो वो कंट्रोल्ड होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि कुछ भी आ जाए एग्जाम में खाली नहीं छोड़ना है। ऑफ कोर्स अगर फैक्ट पूछा तो ब्लफ नहीं मारना है ना, लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो हमारे पास एक ही सोर्स है एग्जाम में, एक ही सोर्स है सिलेबस में, तो गीता टेक दो बिना सोचे समझे, और फिर डीमिस्टिफाई करके देखो वर्ड को, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या पूछा गया है। अगला है ऋण के प्रकार, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। एक और ऋण भी होता है ना, हाँ जी सर, मनुष्य ऋण। किसने दिया, किसने दिया, बादरायन ने। तो एक और है, ये मनुष्य ऋण है, चौथा ऋण है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। भारत की विदेश नीति के प्रमुख चुनौतियां, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ी हैं तो भी देख लो। अगर आपके देश के होम मिनिस्टर होते या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते तो आपको कौन कौन से डायमेंशन पे काम करना होता, वो सारे वहां बैठ के बना सकते हो आप। इसका रट्टा नहीं मारना है, और ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो फैक्ट है और 100% करेक्ट है, कुछ और चुनौतियां निकल के आ सकती हैं। लेकिन ऐसे सवालों को आपको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ने का मतलब सीरियसली बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत फैक्चुअल सवाल है, इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते हो। हाँ जी सर, ओके, टू ऑब्टेन ट्रस्ट वोट फॉर एंट्री इनटू यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटर करने के लिए आपको लोगों का विश्वास मत तो लेना ही होगा ना, तो दैट इज द ट्रस्ट वोट। नेक्स्ट इज ये कौन से नए दो, इट वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो कौन से नए यूएनएससी में, सॉरी यूनाइट इसमें एंटर हुए हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिंदी में जो भी होता है, उसमें कौन कौन से नए एंटर हुए, तो धोलावीरा और ये, इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था धोलावीरा वाला, तो शायद
नेक्स्ट इज अरुण कुमार मिश्रा, यूएनएचसी, ये हमारे पास में सिलेबस में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसके चेयरमैन बने हैं। अगर आपको ये याद आ जाता है कि मिश्रा जी चेयरमैन बने हैं, तो डेट याद नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन ये लिख के आइए। इसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ये भारत के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो एलिजिबिलिटी थी। तो प्लीज 15 शब्दों को पूरा कीजिए, ये कंटेंट इसलिए लिखा है कि 15 शब्द पूरे करने हैं, तो ये भारत के पूर्व न्यायाधीश होना एक एलिजिबिलिटी है, इसको लिख करके आ जाइए। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी, ये तो योजनाएं हैं, कुछ डिस्कस नहीं करना, याद रखना है कि भाई बुलेटेड फॉर्मेट में लिखो, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट उसको अंडरलाइन कर दो। ये नया आविष्कार था, इट वाज रिलेटेड टू आई ट्रीटमेंट, बीएआरसी ने किया था, करंट अफेयर्स का मुद्दा था। ये क्या है, स्कैनिंग में दिक्कत, कोई बात नहीं, इधर पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां, नीडलेस टू टॉक अबाउट देम। ऑपरेशन कोजीत, ये अच्छा है, ये इसलिए भी अच्छा है, इसमें एक सवाल आ सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुर्य मधुरिमा, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, कानिटकर, इनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया प्रोग्राम था, जिसमें क्या था कि इंडियन आर्म फोर्सेस में कोविड को कंट्रोल करना है, और इंडियन आर्म फोर्सेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की थी, बहुत सारी जगह पे उन्होंने कोविड शेल्टर्स बनाए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प की थी, इट वाज रिलेटेड टू दिस। फिर था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इनकी स्थापना के उद्देश्य, वेरी इजी वन, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये यहाँ क्यों कटा हुआ है, इट वाज लाइट, अच्छा ये गुड। थोड़ा दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, जनरली ऐसे चैलेंज को हैकाथॉन या ग्रीनाथॉन्स बोलते हैं, तो ये जो चैलेंज था उसमें कहा गया था कि हम किस प्रकार से जो लोग रोड साइड में रह रहे हैं उनको हम सस्टेनेबल हाउसेस बना के दे सकते हैं। तो जो प्री फैब्रिकेटेड कंटेंट आता है उसको इकट्ठा करके घर बनाने की टेक्निक थी, ये उससे रिलेटेड। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम 6 राज्यों के 6 शहरों में 1000 हाउसेस ईच सिटी बनाएंगे, तो वेरी कॉमन वन ये था। अफगानिस्तान में सैन्य शासन, क्या अफगानिस्तान में सैन्य शासन लगा था? हाँ, ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि पहले में बताना है, द टेररिस्ट ग्रुप तालिबान कॉल्स इटसेल्फ द अफगानिस्तान आर्मी और मिलिट्री, और फिर उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, तो ये उससे रिलेटेड था। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या लिखी मैंने कि पीपल फियर कि जो बच्चे हैं और महिलाएं उनके ऊपर अपराध होंगे, तो ये लाइन और लिख दी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, एंड इट वाज रियली वेरी बैड। इसको आप लिख सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर है ये, वरना ऐसा हो जाए एक देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप हो जाए। नेक्स्ट इज नेशनल पाइपलाइन, ये हुआ क्या था, हमारे पास धन का अभाव है, धन का अभाव नॉट इन द सेंस कि काम करने के लिए धन नहीं है या फॉरेक्स नहीं है, पर धन का अभाव पोस्ट कोविड चैलेंजेस से मीट आउट करने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए था। हम देखते हैं कि हमारे जब भी बजट आता है तो बजट में जो राजस्व की प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों में एक प्रकार ये है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट था जिसमें कहा गया, इनफैक्ट पाइपलाइन की जैसे कि इसको भी बेचेंगे उसको भी बेचेंगे, एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो बहुत सारा पैसे को प्राप्त करने का 6 लाख करोड़ रुपए को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राप्त करने का नाम दिया गया है। फिर बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कौन से नए गेम्स आए? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान, ऐसे क्वेश्चन तब से आने लगे हैं जब से पिपलांतरी गांव आया था। श्याम सुंदर बिश्नोई जी को इसके लिए वो भी मिला, पद्मश्री भी। नेक्स्ट इज राशन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ ही आई थी, दोनों को साथ साथ पढ़ लेना प्लीज। ये किनके लिए है? करंट और एक्स एमएलए के लिए, यानी जो राज्य सरकार के ऊपर जो दायित्व है जिन लोगों को पेंशन देने का या सैलरी देने का, उनके लिए। सो इट वाज फॉर ऑल एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल एमएलए। करना क्या है, ये पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कितने लोग फैमिली, कितनी फैमिलीज हैं, सॉरी कितनी फैमिलीज हैं। तो करीब 10 लाख तो हमारे पास में वो लोग हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, और 3 लाख पेंशनर्स हैं, उन सबको मिलेगा।
और 5 लाख रुपए तक का जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में काम है वही सारा का सारा काम है। दी ओनली थिंग इज कि इनको कोई वो नहीं देना, प्रीमियम नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये आई वॉन्ट यू टू रीड दिस आंसर, प्लीज रीड। आई एम श्योर आपने ऐसा नहीं लिखा होगा। इट टॉक्स अबाउट, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, जैसे महात्मा गांधी 7 पापों की बात करते हैं वैसे वो ये कहते हैं कि राजनीति बिना धर्म के नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ये जो धर्म है वो धर्म पद्धति नहीं है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ मस्जिद जा रहा हूँ, नहीं। वो ये कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो ये कहते हैं, जब हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, इनमें सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो अर्थ में, काम में, अर्थ में और मोक्ष में, तो हमें वो करना चाहिए जो धर्म हमें गाइड करता है। हम सबकी लाइफ में हम सुनते हैं, दादाजी कहते हैं जा चिड़ियान दाणो दे रे गेरा धर्म होएगो। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म हम सबकी जीवन पद्धति है जिससे हम कुछ न कुछ परोपकार करते हैं, पर कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। तो महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्म वो था जो वेदों से, पुरुषार्थों से मिला। और उन्होंने कहा कि जब आप राजनीति करने आ रहे हो, इसका मतलब आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, लोगों का कल्याण करना है, कर्तव्य परायण होना है। और जो कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पर उपकार, वो वाला, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान ना आने रे। तो वहां से आपको निकल के आनी चाहिए ये डेफिनेशन। तो यहाँ जो ये धर्म है ये रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, याद रखिएगा। आज ही नहीं, इस क्वेश्चन उत्तर रिपीट ही नहीं हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम महात्मा गांधी हमारे एथिक्स का हिस्सा है। महात्मा गांधी के सारे हम पढ़ते हैं कि 7 सेंस पढ़ते हैं, एकादश व्रत पढ़ते हैं, ट्रस्टीशिप थ्योरी पढ़ते हैं। इसको भी पढ़िएगा कि महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्म क्या था। ये सर्वोदय था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन में होने वाले नैतिकता के क्षरण के मुख्य कारण। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जो मैं मानती हूँ सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों की एक्सेप्टेंस हो गई है, पैसे नहीं देंगे तो ये काम नहीं होगा, टेबल के नीचे सरकाने से बात बनेगी। लोग ऐसे भी बात करते हैं, ओहो पीडब्ल्यूडी IN है, 1 करोड़ रुपए कर दिया तो क्या दे दिया। फिर वो एग्जांपल देते हैं उसने तो 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब करप्शन का भी कंपैरिजन है कि कौन कितना ज्यादा करप्ट है, और वो एक्सेप्टेड है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है जो मुझे समझ में आता कि एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन इन दी सोसाइटी, ये सबसे बड़ा कारण है। वी टेक इट इजी, जाने दो। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ, संकीर्ण हितों के कारण नैतिक मूल्यों का पतन, और बहुत सारे लिखेंगे आपको। ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, पर हमारे पास 10-11 रीजन तैयार होने चाहिए क्योंकि 10-11 लाइंस दी हुई होती है। नहीं दी हुई है तो ये देखो एक्स्ट्रा लाइन चुरा लो, प्लेन लिख के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, वही फ्रीडम ऑफ विल। ये आंसर बहुत अच्छा है। वो इस आंसर में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, इसलिए कि मैंने कोशिश की कि मैं गीता को थोड़ा पढ़ करके जवाब दूं। गीता में एक जगह लिखा हुआ है जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, यानी आपको एक राइट दे दिया। राइट में क्या होता है, जब आपके पास अधिकार होता है तो स्वतंत्रता अपने आप आ जाती है। लेकिन एक जगह ये कहा कि मनुष्य अपने पूर्व में किए गए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म फल सिद्धांत ही तो गीता का वो है ना कि आपने जो कर्म किया वो लौट के आएगा आपके पास में, ठीक है। तो आप अपने पुराने किए गए कर्मों से भी बंधे हुए हो, तो फ्रीडम ऑफ विल तो है ही नहीं। लेकिन हमें गीता के बारे में नेगेटिविटी नहीं लिखनी है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए, अतः कहा जा सकता है कि विरोधाभास के साथ गीता में संकल्प का स्वतंत्र दिया गया है। तो से हाँ, सारे कॉन्सेप्ट हैं गीता में, हमारी गीता सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम और मिल के विचारों में मैंने 2 तरीके से करने की कोशिश की है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उस ऐसे कर लो। ये तो मैंने किसी की PhD की थीसिस पढ़ी शोध गंगा पे, तो वहां से निकाले,
और ये मेरे पास मेरे खुद के नोट्स में से थे। मतलब इट टेक्स एफर्ट्स टू प्रिपेयर योर आंसर की। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, पर बहुत सारी डिफरेंसेस हैं इन दोनों राइटर्स में। ये है पर्यावरणीय नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं। मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा तो भी क्या आप इस पे लिख सकते हो। पहली बात तो पर्यावरण, दूसरी बात एथिक्स। एथिक्स क्या है, एथिक्स की डेफिनेशन याद होगी अभी तक तो पुष्पा मैडम ने जटा देती हैं, वो तो हमेशा कहती हैं। बताओ प्लीज एथिक्स की डेफिनेशन। एथिक्स आदर्श मूलक विज्ञान है जो हाँ सामाजिक मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करता है। एक्सीलेंट, क्या शाबाश, पुष्पा मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको ये पता है कि एथिक्स में हम हमारे पास में जो चॉइसेस हैं उस पे बेस्ड हम काम करते हैं, अच्छा या बुरा होगा वो अलग बात है। और पर्यावरण, तो पर्यावरण में हम क्या क्या करते हैं, हम पोल्यूशन फैलाते हैं, अंधाधुंध कटाई करते हैं, गड्ढे खोद खोद के माइनिंग करके हमने धरती के अंदर कितने छेद कर दिए हैं। तो ऐसे ही वो ब्रांच जो कि एथिक्स के इस डायमेंशन का प्रयास करती है कि आपने पर्यावरण के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ा है, दैट इज कॉल्ड पर्यावरणीय नीति शास्त्र। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं वो यहाँ लिखी हुई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेफर टू बोथ ऑफ देम। हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप जो शिवाक्षी मैम है उनकी कॉपी देखिएगा, उनकी कॉपी ना टेलीग्राम पे खूब घूम रही है। वो इंग्लिश मीडियम है, वो ऐसे बॉक्स में डालती थी। मैंने हमेशा एक काला मोटा पेन इस्तेमाल किया है, उससे लिख करके आई हूँ, और मैंने खूब फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। कॉपी आ जाने दीजिए। इट शैल बी अ प्लेजर टू शेयर विद यू एक्चुअली। अच्छा इससे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से विशेषताएं शुरू हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ लिखती विशेषताएं तो एक लाइन खत्म हो जाती है, तो मेरे पास एक लाइन की कमी होती, फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ता मेरा कंटेंट। तो इट इज ओनली अ वे कि आप चुराएं कैसे लाइंस को। इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। G77 क्या है और इसको ब्रेटन वुड्स के जो ट्विन हैं उनकी प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। G77 क्या है, क्या, यानी पहले तो आपको G77 के बारे में बताना है, और फिर ये कहा गया है कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें तो कौन सी है। ब्रेटन वुड्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ग्रेट। यानी IMF प्लस वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड के ट्विंस कहते हैं। इनका रिएक्शन क्यों कहते हैं G77 को, उसके कुछ रीजंस हैं। अब आप देख लो कि IMF और वर्ल्ड बैंक में जो भी आपको चैलेंजेस नजर आते हैं वो सारे यहाँ लिखने हैं। क्यों, क्योंकि G77 में 134 नेशंस हैं, लेकिन वो काम हेल्प किसकी करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की। वो इग्नोर करते हैं गरीब देशों को, वो इग्नोर करते हैं डेवलपिंग नेशंस को। डेवलपिंग नेशंस को कोई भी लोन देते हैं तो निगोशिएट करते हैं, जबकि पावरफुल कंट्री यूएसए कुछ भी बोल देता है वो काम हो जाता है। तो यूएसए की हेजेमनी यहाँ अभी भी चलती है। तो जितने भी आपको वर्ल्ड बैंक में और IMF में चैलेंजेस नजर आते हैं उनको यहाँ लिख दीजिए, यही रीजन है। अगला है भारत और अमेरिका के बीच में कालक्रम बताइए। ये IR का क्वेश्चन है। रट्टा मार लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में समझौते हुए हैं और सीक्वेंस वाइज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सिर्फ घटनाक्रम ही लिखिए। देखिए मैंने यहाँ एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, कंक्लूजन के लिए जगह नहीं थी। यदि आप इसको और छोटा कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर खिसका दो, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तो यहाँ कंक्लूजन लिख दो कि संबंध बेहतर होते चले जा रहे हैं विद एवरी पासिंग ईयर, और लिखना चाहिए। मुझे लगा कुछ और समझ में नहीं आ रहा। भारत और अमेरिका के संबंध तो कभी ऊंचे होते हैं कभी नीचे होते हैं, तो मुझे ये सघनता और विरलता का स्वाद चखते जा रहे हैं। मुझे लगा हिंदी का थोड़ा तो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज UNEP। अभी जुड़ा है हमारे सिलेबस में कि पर्यावरण के लिए हमारे यहाँ कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो UNEP पहली बात तो काम क्या करता है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको। स्थापना कब की गई, इसके पास में 9 प्रकार के वो हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, उनमें से कुछ यहाँ लिखे हुए हैं।
ये देखिए बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, ये अच्छा है, इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है कि वैक्सीन इक्विटी है क्या। वैक्सीन इक्विटी का मतलब है कि जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को बिना ध्यान में रखे हुए विश्व के सारे देशों में वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन की पहुंच को सुनिश्चित करना, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन इक्विटी। अब इसमें पहले कौन कौन से की गई हैं, यानी पूरे वर्ल्ड ने कौन कौन से नए काम शुरू किए, तो एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का एग्जांपल आपको जरूर याद रखना चाहिए। वन इज कोवैक्स और इंडिया का है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। याद रख लीजिए इनको, मतलब रट्टा मार लो कि दो शब्द याद रखने, कोवैक्स और वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट इज एनडीबी की वित्त पोषित योजना। तो आई होप ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि एनडीबी कहाँ का है ना, ब्रिक्स का है। ग्रेट। काम क्या क्या करता है ये आपने जब वो पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे या एनडीबी पढ़ते हो तब आता है। फिर इसके नवाचार, सवाल की प्लीज क्वेश्चन को देखिए, भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं बताइए और नवाचार भी बताइए। सो आई ट्राई टू गिव इनफ स्पेस टू बोथ, 4 लाइनें इसको 4 लाइनें इसको, क्योंकि 2 डायमेंशन थे तो 50% 50% स्लिप बांटिए आप स्पेस को। अगला है संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख असफलताएं। तो आपको दुनिया में जो भी चैलेंजेस नजर आते हैं वो सारे टिक दो, वो सब के सब क्या है, यूएन के माथे घड़ी जाने वाली समस्याएं हैं। क्योंकि यूएन का ही पार्ट है यूएनएससी, यूएन का एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो भी आपको समस्याएं दिख रही है ना, शांति की, शक्ति की, सेना की, वो सारी भी इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ लोकतंत्रीकरण, आतंकवाद, सैन्य हस्तक्षेप, शीत युद्ध, इवन कोविड वैक्सीन, कोविड के टाइम को उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया, लोगों ने हेजिमनी करनी शुरू कर दी थी, वो सब कुछ चिपका देना चाहिए। G20 समूह की उपलब्धियां और चुनौतियां, यहाँ ये गलत किया गया है, ये उत्तर गलत है। गलत इसलिए है कि चुनौतियां मुझे सिर्फ 3 ही याद थी तो मैंने जगह कम दी, आपको चुनौतियों को ज्यादा समझिए। अगर 2 चीजें पूछी है, उपलब्धि और चुनौती, तो बराबर बराबर जगह दीजिए। So you can write a better answer than mine by giving equal space. ठीक है। नेक्स्ट इज संस्थानम कमेटी की सिफारिशें। कुछ चीजें आपको ना सिनोनिम की तरह याद होनी चाहिए। जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि जब भी पीआईएल की बात आएगी तो क्या आएंगे, जस्टिस पीएन भगवती। जब भी संविधान को संरक्षित करने की बात आएगी तो एक ही केस सामने आएगा, केशवानंद भारती केस। मतलब उन्होंने संविधान के एक्चुअली बहुत बड़ा काम किया है वो केस करके। कुछ चीजें सिनोनिम हो जाती हैं, जैसे महात्मा गांधी की बात आती है तो अहिंसा मतलब महात्मा गांधी, वैसे ही अगर संस्थानम कमेटी आएगी तो सीवीसी आएगा। कुछ चीजों के सिनोनिम याद कर लीजिए, जैसे मैं कहती हूँ एनपीए, एनपीए के लिए क्या आएगा, रेकवेक, एनपीएम तो 3 E's आएंगे। तो ऐसी चीजें रट्टा मार लीजिए, संस्थानम कमेटी की सिफारिश में केंद्रीय सदस्य आयोग आएगा। और उसके अलावा कुछ भी लिख दो जो आपको मन करे, अगर याद नहीं आ रहा हो तो। याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज करप्शन के लिए बनी थी कमेटी, तो करप्शन को कैसे कम कर सकते हो, वो सारे इनके रिकमेंडेशंस थे, आप लिख सकते हो। अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, COP 21, जैसे इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, आप पन्ना लो उस पर लिख दो ISA। कब आया, COP 21 में, कहाँ था, पेरिस में। कौन कौन, इंडो फ्रांस, सिर्फ यही 2 शब्द लिखो। हेडक्वार्टर गुड़गांव या गुरुग्राम। फिर आई एम सॉरी, हाँ ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज को इन्होंने कहा सूर्य पुत्र है वो। भारत में एक सूर्य मित्र नाम की ऐप चलती है। ये लो जी, ISA कंप्लीट हो गया। आपको कीवर्ड ज्यादा जानने चाहिए, जैसे ISA आए तो सारा कंटेंट दोबारा रिवाइज नहीं करना है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, रशिया और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए
इट गोज टू बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर से मुंबई को कनेक्ट करता है। सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया की कनेक्टिविटी है वाया ईरान। ये मल्टी मॉडल है। व्हेन वी से मल्टी मॉडल इट मींस ट्रांजिट मिलेगा आपको वाया शिप्स, वाया रेल एंड वाया रोड्स। अच्छा, कोई भी आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। जब आपसे ये पूछा भारत के लिए इसकी महत्ता बताइए और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे कोई भी काम क्यों करते हैं दूसरे देश के साथ में? हम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, और हर जगह लिख देना कि हम चाइना के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। लिटरली आईआर में सारे के सारे काम में आपको लिखना है कि हमें चाइना का प्रभुत्व कम करना है। पूरे विश्व में आज के दिन एक ही बात होती है कि चाइना का प्रभाव कैसे कम किया जाए, चाहे उसमें बिल्ड बेटर वर्ल्ड हो, चाहे कोई भी और इनिशिएटिव हो, सब जगह चाइना का प्रभाव कम करना है। इवन पाइवट टू एशिया पॉलिसी ऑफ यूएसए इज आल्सो बिकॉज ऑफ चाइना। लास्ट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम दिस सेगमेंट इज टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों का सबसे सुंदर बात यह है कि 6 खिलाड़ी खेलने गए पैरा में, और 6 में से 4 ने 5 पदक जीते। बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत ही शानदार। तो सिलेक्शन रेशियो देखो, परसेंटेज देखो, वंडरफुल, ऑसम। आपको याद रहने चाहिए किन लोगों ने कौन कौन से मेडल्स जीते। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये सब सवाल मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, 10 नंबर वाले मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप होता है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। मैंने भी एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे एक टाइम पे मूल्य था, सती प्रथा जो है वो हम मानते थे कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हवन जैसी चीजें, या फिर वध, पशु वध, या मांसाहारी रहना या फिर शाकाहारी रहना, वो सब कुछ चीजें। तो सवाल बहुत अच्छा है इसमें जगह है कि कुछ चीजें टाइम के साथ चेंज होती हैं, कुछ वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। तो आपका क्या मत है? देखिए ये पूछा गया है अपना व्यक्तिगत तर्क दे करके। तो याद रखिएगा कंक्लूजन में व्यक्तिगत तर्क तो आना ही चाहिए। फिर मैंने कहा कि मूल्य पे प्रभाव किस किस का पड़ता है, तो मैंने लिखा परिवर्तनशील कारक कुछ होंगे जो चेंज होते रहते हैं विद टाइम, जैसे कि परिस्थितियां जिनमें हम जी रहे हैं, देश का कानून चेंज होता रहता है, सामाजिक मान्यताएं चेंज होती हैं, परिवार की परंपराएं भी चेंज हो जाती हैं, और जीवन के अनुभव। फिर मैंने लिखा कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, सत्य आज भी जो फैक्ट है हमेशा फैक्ट रहेगा। कर्तव्य परायणता, जो आपके लिए काम कहा गया है वो करना ही है आपको। प्रकृति, नेचर, कैन वी चेंज द नेचर? नो। धार्मिक ग्रंथों या वेदों में लिखी गई शिक्षाएं हजारों साल पहले लिख दी गई, वो चेंज नहीं होंगी। और कर्म फल का सिद्धांत, whatever you do will come back to you for sure। इवन कोई आपसे पूछे सभी धर्मों का सार क्या है, तो सभी धर्मों का सार यही है कि आप डू गुड हैव गुड। एक्चुअली सभी धर्मों में लिखा हुआ है डू गुड हैव गुड, मानवता के लिए काम करो, झूठ मत बोलो। तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। तो मैंने लिखा नहीं बदलने वाले कारक, ये कारक, और फिर बाद में लिखा इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के हैं, और शाश्वत मूल्य ये लिख दिए और परिवर्तनशील मूल्य ये लिख दिए। अब देखा कि जैसे जैसे अनुभव आता जाता है व्यक्ति के मूल्य परिवर्तित होते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है? अतः मेरा मानना है कि कुछ मूल्य सर्वव्यापक और शाश्वत है, जबकि अन्य जो है वो समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं। तो मैंने कोई भी साइड ली नहीं, आई टुक द मिडिल पाथ। याद रखिएगा बुद्ध जो है ना, उन्होंने कहा था मध्यम मार्ग, सबसे बड़ा मार्ग मध्यम मार्ग। ऐसे बड़े जो उत्तर आ जाएं, आपको पता नहीं कॉपी चेक करने वाला किस मेंटेलिटी का है, तो प्लीज मीन पाथ लीजिए, मध्यम मार्ग लीजिए, दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये मत कहो कि नहीं वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुए, कहो कि होती हैं, और ये भी कहो कि नहीं कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती, और मध्यम मार्ग लेके कंक्लूड कर दीजिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, आप इसको देखो, पूरा व्यू देखने की कोशिश करो, पन्ना पलटते ही कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए।
एग्जामिनर की बातें खिल जाए, अरे वाह अच्छा लिखा है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिला देगा। अगला है महात्मा गांधी के 7 पापों की संकल्पना, बहुत कॉमन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन जरूर लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि बापू ने संपूर्ण जगत को 7 पापों के रूप में वे नैतिक संप्रत्य दिए हैं जो सार्वभौमिक है और सर्वकालिक है। यानी आज से 70 साल पहले दिए गए जो संप्रत्य है वो आज भी ट्रुथफुल हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। नो डाउट इसीलिए स्थापना हुई थी, इवन इसलिए स्थापना की हुई थी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। तीसरा विश्व युद्ध को रोकना है, पहला गोल उसका यही था। दूसरा गोल ये था कि देशों के बीच में जो भी गड़बड़ हो, डिफरेंसेस हो, उनको एक स्टेज मिल जाए जिसपे पूरा विश्व उनकी हेल्प करे और वो डिफरेंसेस को मीट आउट कर पाए। तो ये देखिएगा क्वेश्चन है, बदलते वैश्विक परिदृश्य में यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप विवेचना कीजिए। तो पहले तो लिखो कि आज क्या बदल गया है, तो कोविड ने सबको बदल दिया है। तो पहला क्या है, कोविड महामारी। दूसरा, चीन का साम्राज्यवाद, वो करता पैसे दे देता है और फिर हड़प लेता है, तो ये वाणिज्यिक साम्राज्यवाद है। फिर सार्क से बिम्स्टेक की ओर, सॉरी चेंज हो गया यस। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान और म्यांमार में तख्ता पलट। तो ये वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं जो कि यूएनएससी के सामने थे। मेरे को ये क्या हुआ। नेक्स्ट इज, अब ये है कि इसको क्या चाहिए था। इन टाइम पे हम चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्गर यूएनएससी सामने आए जो कि वर्ल्ड को लीड करे, इन चीजों का समाधान पेश करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो नहीं पूछा है। अब ये है कि हम क्यों चाहते हैं कि यूएनएससी बदल जाए, कि वो फेल हो गई थी। तो हमने कहा कि क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है, ये उसके पॉइंट लिखे हुए हैं। जब 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था और आज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। देन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से वहां कोई मेंबरशिप है नहीं, वहां यूरोप के 3 देश हैं इंक्लूडिंग रशिया, बिकॉज रशिया इज यूरेशिया, और वहां पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहती है। सो इम्प्रॉपर इम्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए भी। और अमेरिका सब जगह अपनी टांग फंसा सकता है, तो हम उसके प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं। हर जगह वीटो कर देता है किसी भी मुद्दे पे। मतलब आपने देखा होगा कि तालिबान को जब वो करना था डिक्लेयर, तो किस तरह से चाइना ने वीटो किया। हमने कहा हिजबुल मुजाहिदीन को आप डिक्लेयर कर दीजिए, और जो मुंबई वाले अटैक वाले जो थे क्रिमिनल, उनको आप डिक्लेयर कर दो टेररिस्ट, तो चाइना ने वीटो किया था। तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं, तो वी नीड रिफॉर्म्स। तो जब भी हम कहेंगे रिफॉर्म चाहिए, तो हम कहेंगे भारत को शामिल करो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा गोल क्या है, हमारे देश का विकास। तो वी वांट इंडिया टू बी अ परमानेंट मेंबर ओवर देयर। कारण क्या है, शांति स्थापित करने में भारत की सेनाएं जो है वो अभी भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। फिर क्यों नहीं हो पा रहा ये सारा रिफॉर्म, तो उसमें बाधाएं हैं। और फिर निष्कर्ष, तो देखिए मैंने निष्कर्ष में यहाँ शब्द लिखा है निष्कर्षतः। क्या कह सकते हैं कि वैश्विक संकट की इस घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूर्व की भांति सक्रियता दिखानी चाहिए थी, ताकि विश्व के सम्मुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के महत्व को कम करके ना आंका जाए और भारत को स्थायी सदस्यता के लिए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। तो हमारे सेंटर में है तो राजस्थान या इंडिया हमेशा रहना चाहिए जब भी क्वेश्चन आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। ये तो सार्क से हम बिम्स्टेक की तरफ जा रहे हैं, उसका रीजन डेट मुझे याद नहीं है, मई 2014 प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। उसके बदले में पाकिस्तान ने छुरी घोंपी, क्या कर दिया, पूरी अटैक। ठीक है, तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ जाना बंद, तुम्हारे आना बंद, सब काम बंद। तो सॉरी कुछ बोला, कोई क्वेश्चन है? नो। तो ये कुछ ऐसे हैं जो काम हो गए थे।
जिनकी वजह से हमने कहा कि सार्क ही नहीं, हम बिम्स्टेक को भी ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट जब हुआ, नेक्स्ट वाला 2019 में जो कोरोनेशन था, शपथ ग्रहण समारोह, ओथ सेरेमनी, उसमें बिम्स्टेक को बुलाया गया था। इसके साथ साथ एक काम और हुआ था, 2019 में इंडिया ने ब्रिक्स की समिट को होस्ट किया था, याद आ रहा है? उसमें गोवा में थी शायद, उसमें भी पैरेलल सेशन चल रहा था, बिम्स्टेक के नेशन के हेड्स आए थे। तो ये इसके कारण है, घटक है, और भारत के लिए प्रासंगिक अभी भी सार्क बना हुआ है, उसके कारण है। और निष्कर्ष में ये रखना है कि नया दोस्त मिल जाए तो पुराने को छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों का हाथ बांध के रखो, पुराने में जो कमी थी उसको ठीक करो और नए के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करो। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन। पढ़ के देखिए, आप देखते हैं दोनों ही संगठन भौगोलिक समानता वाले हैं, किंतु एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं। भारत को क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकताओं व समस्याओं के अनुरूप विभिन्न तंत्रों का निर्माण करके दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। देखिए मैंने इसको बोल्ड किया है, मोटे पेन से लिखा है, तो आपका कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। अगला सवाल, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस। सेकंड एआरसी पहले पता होना चाहिए कि कब बना था, तो 2005 में बना था, वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में बना। उद्देश्य क्या था कि भारत में लोक प्रशासन को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशंस। और ये इसकी प्रमुख सिफारिशें, कुछ भी नई सिफारिश नहीं है, देखो आप सब कॉमन सिफारिशें हैं। अगर आपको याद नहीं आए तो भी अपने विवेक से लिख सकते हो वहां बैठ के, ठीक है। खास बात क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि पेपर किस चीज का है, पेपर है लोक प्रशासन का। तो हमेशा याद रखिए आपको लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अपनी बुद्धि को आप जागृत रखिए, याद रखिए पेपर कौन सा लिख रहे हो। जियो पॉलिटिकल इश्यूज लिख रहे हो मतलब ज्योग्राफी से संबंधित, तो आपको मैप बनाना है। यदि आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो तो ये प्रशासन वाले गुण छोड़ देना वहां पे। तो मतलब जिस जगह जो चीज की आवश्यकता है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि आपको देखोगे सिलेबस बहुत सारा कॉमन भी है। जो कॉन्सेप्ट पेपर 3 में पढ़ते हो पेपर 2 में भी है, पेपर 1 में भी है, बट कौन सा पेपर लिख रहे हो उस हिसाब से लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा इसी एआरसी के हिसाब से प्रशासक के गुण कौन कौन से होने चाहिए और उसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा सेवोत्तम मॉडल। आप घर जाकर के गूगल करना सेवोत्तम मॉडल क्या है। लास्ट, ओजोन के क्षरण के लिए इस पूरे पेज को मैं सिर्फ 20 शब्दों में कंक्लूड कर सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, ओजोन मतलब O3, डिप्लीशन का DEPN, फिर कहूंगी कि क्या क्या काम हुए, इंटरनेशनल एफर्ट्स। पहला लिखूंगी वियना कन्वेंशन, सिर्फ वियना लिखूंगी। दूसरा लिखूंगी, मैं शॉर्ट नोट बनाने का तरीका बता रही हूँ आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली। फिर वियना में लिखूंगी 1985 नॉन बाइंडिंग और CFC, बस। इसके लिए लिखूंगी मॉन्ट्रियल कब हुआ, 87। फिर लिखूंगी बाइंडिंग, फिर लिखूंगी ऑल रेटिफाइड, ऑल मेंबर्स रेटिफाइड इट। फिर ओ गुड हो गया, ये तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है, इसका इफेक्ट लिखा हुआ है, ईयर लिख सकती हूँ 2000 तक, और मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी खत्म। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अपने इतने सारे कंटेंट को छोटा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज किगाली, किगाली वाज फॉर HFCs, और फिर 3 ग्रुप, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, अलग अलग कंट्रीज को 3 ग्रुप में बांट दिया था इन्होंने, सबके लिए अलग अलग गोल्स थे। एंड विद दिस वी कम टू द डिस्कशन ऑफ एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। बिल्कुल डिफिकल्ट पेपर नहीं था, आपके दिमाग के जागते रहने की आवश्यकता थी, सोने मत दीजिए उसको। अरे वाह, थैंक यू फॉर बीइंग सो अलर्ट।
मतलब दिमाग चालू है आपका, ग्रेट। क्वेश्चन क्या है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। मैं बंद कर देती हूँ, ये लो, आपसे बात करना चाहती हूँ इंडियन डायस्पोरा है ना, या भारतीय प्रवासी, अप्रवासी या प्रवासी जो भी हैं। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले कहा, मैं इतने विदेशों की यात्रा करके आया हूँ, सब जगह मुझे भारतीय 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 नजर आए, आलू की तरह। मजाक की हजार बातें, but he went to so many countries and he was welcomed on a very positive note by all the Indian people residing over there, correct? तो हम डायस्पोरा पे ध्यान क्यों दें? तो पहले तो आप मुझे बताओ कि डायस्पोरा पे ध्यान क्यों दें और वो क्या कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। उत्तर मैंने ठीक लिखा है, चिंता मत करो, आपको मिल जाएगा। डायस्पोरा पे ध्यान क्यों दें या डायस्पोरा की विशेषताएं क्या है, भारतीय अप्रवासी समूह की विशेषताएं क्या हैं। अरे भाई कल परसों ही पराग अग्रवाल बने ट्विटर के सीईओ, तो पहली बात तो विशेषताएं क्या है उनकी कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अति महत्वपूर्ण स्थानों पे हैं। तो सीईओ भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं, बहुत बहुत सारी पोजीशंस पे हैं, ठीक है। आप जानते हो कैपिटल इकोनॉमी चलती है यूएस में और यूरोप में, तो यानी उनका बहुत बड़ा होल्ड है। हमारे देश की जीडीपी का तीसरा हिस्से के बराबर तो फेसबुक यानी मेटा की वो है टोटल वर्थ, तो एक देश के बराबर तो एक वो चल रही है कंपनी, तो यानी बहुत बड़ा पावरफुल प्ले है। दूसरा, कई देशों में वो सबसे अधिक शिक्षित और अमीर ग्रुप है। कहीं भी चले जाओ, बाहर जाने का वीजा कब मिलता है, कम से कम आप ग्रेजुएट हो, आपके पास में कोई ना कोई नीचे टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तभी मिलता है ना। आप देखते हो बीटेक एमबीए के सारे लोग बाहर हैं, ब्रेन ड्रेन हो गया, डॉक्टर्स भी बाहर हैं, हरगोविंद खुराना भी बाहर गए, उसके बाद उनको नोबेल मिला। इट्स एक्चुअली अ सैड स्टोरी, बट ये हमारे से बहुत ब्रेन ड्रेन होता है। सो वी रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पेड एंड मोस्ट एजुकेटेड ग्रुप। थर्ड, कुछ और याद आ रहा है? शाबाश, अरे भाई कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कमला हैरिस जिसे समझ जाओ आप। वो ही क्यों, नारायण मूर्ति सर के जो वो हैं, नाम मैं भूल गई उनका, दामाद, वो यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सॉरी इसमें यूके में है। लीला टंडन, गीता गोपीनाथ, करेक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या बताते हैं कि हम बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। अब इनका इसके साथ में क्या विशेषताएं हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक भी तो है हम, तो यानी द इंडियन डायस्पोरा हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज, टू इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन, करेक्ट। तो वो क्या कर सकते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो इंडिया के लिए झुका सकते हैं उस कंट्री को। ऐसा कब हुआ था, 2008 की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो थी ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान वहां के लोगों का था, जिन्होंने उन पे प्रेशर लगाया उस पे प्रेसिडेंट पोटस पे, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे, कि आप इस डील को साइन करो, बिकॉज इट इज इन द फेवर ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज पीपल। इट इज नॉट अबाउट द कंट्री, इट इज द पीपल हु आर सफरिंग। तो उसकी वजह से हमें मिल पा रहा है, तो इतना सारा हम मानते हैं ना, यूरेनियम मंगवा लेते हैं, कुछ भी मंगवा लेते हैं वो। तो अगर आप इस डायमेंशन में सोचोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर मैंने रेडीमेड भी है, ये रेडीमेड उत्तर है। इसमें एक स्टेज और लिखी हुई है कि भारत से लोगों का जो गमन हुआ बाहर, वो 3 स्टेज में हुआ। सबसे पहले तो औपनिवेशिक काल में लोगों को उठा उठा के यहाँ से एज अ स्लेव ले गए, दूसरे में पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए, और तीसरे में गल्फ कंट्रीज में लोग चले गए मजदूरी करने के लिए। और फिर वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और इनका कंक्लूजन।
ये बेस्ट आंसर नहीं है. यू कैन एड सेवरल वैल्यू पॉइंट्स टू दिस आंसर. प्लीज दोबारा लिखने की कोशिश करना इसको. हाँ जी, जैसे कई जगह लिखा हुआ कमला हैरिस लिखा हुआ होगा शायद, आप लिख दीजिए. नहीं लिखा हो तो प्लीज लिखिए. कमला हैरिस को लिखिए, गीता गोपीनाथ को लिखिए, नीरा मैडम को लिखिए, और भी जो आपको याद आ रहे हैं वो एग्जांपल्स लिखिए जो बाहर के देशों में है, यूरोपियन कंट्रीज में है या यूएस में है. नो नो, आपकी पॉइंट के साथ में मेंशन कीजिए कि जैसे कि ये, जैसे कि वो, जैसे एक में लिखा हुआ होगा ना वोट बैंक, मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी का संबोधन, तो इन्फ्लुएंस करके आए हैं कि वोट दीजिए फिर से उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, हाउडी मोदी प्रोग्राम, वो सब कुछ करो. बहुत अच्छा, वेरी गुड. आप ऐसे भी कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. मेरे आंसर्स बेस्ट नहीं है बॉस. आप लिखिए यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में और यूएसए में, और कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ हमारे क्या पोजीशन है. वैसे भी कर सकते हो. आप कर सकते हो डायमेंशन, राजनीतिक हित है ना, जो भी है प्लीज माफ कर देना. राजनीतिक हित, आर्थिक हित, ऐसे बांट दो. कई तरीकों से बांट सकते हो इस आंसर को. ये आंसर मैं नहीं कह रही कि इट इज द ओनली आंसर और इट इज द बेस्ट आंसर. नो, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, मैंने कोशिश की मेरे तरीके से लिखने की. आपका तरीका मुझसे बहुत अच्छा हो सकता है, और कोशिश कीजिए, बनाए और शेयर करो, ग्रुप में डिस्कशन करो, आपको बहुत सारे डायमेंशन मिलेंगे. कोई और स्पेसिफिक क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई टेक योर लीव. मॉक टेस्ट कोई नहीं छोड़ना है, कोई भी नहीं छोड़ना है. ठीक है. So it was pleasure talking to you, each one of you. All the very best. Thank you. Namaste. And online जुड़ने वालों को भी नमस्ते. Thank you. Bye.